देखिए बेटा, दो ट्रायल हम लोग देख चुके। पहला ट्रायल था सेशंस ट्रायल, दूसरा ट्रायल था वारंट ट्रायल। हम लोगों ने वारंट ट्रायल दोनों तरह से इंस्टीट्यूटेड वालों को देखा है, अर्थात वो वारंट ट्रायल जो स्टेट केस है और वो वारंट ट्रायल जो इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, इनको हम देख। फुल ट्रायल सीआरपीसी 1973 में 4। तो तीसरे ट्रायल की बात आज हम लोग कर रहे हैं। देखो बेटा, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जमीनी जानकारी आपको हम देना चाहिए कि क्या है समन ट्रायल। एक चीज जान जाओ, समन ट्रायल किन ऑफेंसेस का होगा? समन केसेज का। समन केसेज सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है? 2W में। और जहां ये बताया गया है ऐसे अपराध जिनमें सजा 2 साल तक की है उन्हें समन केस कहा जाता है। तो ये आप समझ गए, सेक्शन नंबर 2W सीआरपीसी 1973, जहां ये कहा गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सजा 2 साल तक की है उनके लिए ट्रायल जो निर्धारित किया गया है वो समन ट्रायल। समन ट्रायल सेक्शन नंबर 251 से लेकर 259 तक जाता है। ये तीसरा ट्रायल है। तो अब इसके बारे में नंबर 1 बात, ये समन ट्रायल की शुरुआत कैसे हो सकती है? इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक एफआईआर या एनसीआर। एफआईआर के बारे में प्रोविजन 154 सीआरपीसी में है, जबकि एनसीआर के बारे में जो प्रावधान है वो 155 सीआरपीसी। ये अंतर कैसे होता है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए एफआईआर लिखी जाएगी, और अगर एनसीआर है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाएगी 155। सेक्शन नंबर 154 एंड 155 सीआरपीसी, दोनों में अंतर क्या है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर। अगर 154 में एफआईआर दर्ज हुआ है तो अब एफआईआर के दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए एसएचओ को न किसी के परमिशन की जरूरत है और न किसी के आदेश। वो खुद उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। नंबर 2, अगर एनसीआर है तो एक चीज जान जाओ बच्चों कि एनसीआर 2 प्रतियों में लिखी जाती है। पहली प्रति दे दी जाती है जो आदमी लिखाने आता है, और दूसरी प्रति थाने में रखी रहती है और सोती रहती है, अर्थात उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई होगी कब? जब 155 के खंड 2 में मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश आ जाएगा, तभी उस पर कार्रवाई होगी।
नहीं तो नहीं। 154 में जो FIR लिखी जाती है वो 3 प्रतियों में लिखी जाती है। पहली प्रति जल्दी से जल्दी कोर्ट को भेज दी जाती है। दूसरी प्रति जो मुकदमा लिखाने आता है उसको दे दी जाती है। और तीसरी प्रति थाने में रहती है और जिसके आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाए। अब आप एक बात समझ लो बेटा कि पहली प्रति थाने कोर्ट को क्यों भेज दिया था? इसके पीछे कई कारण। पहली प्रति कोर्ट में चली गई। अब मान लीजिए उस ऑफेंस में किसी आदमी को सरेंडर करना है, जरूरी नहीं कि यार एक्यूज को पुलिस अरेस्ट ही करे। अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो कोर्ट उसकी FIR के आधार को नामजद है या नहीं है, धाराएं क्या है, या अगर चाहेगा रिपोर्ट मंगा लेगा थाने से। क्योंकि होता क्या है कि वो जो थाने के रिपोर्ट के बिना जल्दी सरेंडर नहीं किया जाता है, लेकिन यह है कि एक आधार तो मिल जाता है, मालूम हो जाता है कि मुलजिम को कि हम भाई किसमें नामजद हैं, किस धारा में प्रावधान है CRPC में, ये बताने के लिए कि आपको हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कब है? धारा 50 है। और वो तब है जब पुलिस अधिकारी उसे अरेस्ट कर लेगा। तो जब अरेस्ट ही कर लेगा तब क्या फायदा होगा? ऐसे वो दिखवा लेगा, वकील साहब आप लोग हैं, जाके देख लेंगे कौन कौन धारा है, और धारा के बाद आप सरेंडर की एप्लीकेशन डाल देंगे। और FIR की काफी क्योंकि कोर्ट में रहेगी, मजिस्ट्रेट साहब भी देख लेंगे इसमें क्या मामला बनता है। हो सकता है बेल एप्लीकेशन पढ़ना है, सरेंडर को क्यों करेगा? तो ये बेटा अंतर है 154, 155 और समन केस क्या है 200। अब वो हाँ एक चीज और है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से मतलब है FIR के लिए, सजा से मतलब नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब 294 IPC कॉग्निजेबल है कि नहीं? कॉग्निजेबल है। 279 कॉग्निजेबल है कि नहीं? कॉग्निजेबल है। सजा बहुत कम है, 3 महीना और 6 महीना है, लेकिन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल को उर्दू जुबान में जुर्म दस्तंदाजी कहते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जुर्म गैर दस्तंदाजी कहते हैं, जिसमें पुलिस दस्तंदाजी नहीं कर सकती। तो अब बाकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो IO साहब हैं घटना स्थल का मुआयना करेंगे, नक्शा नज़ीरी बनाएंगे, 161 में गवाह के बयानात देंगे, मुलजिम को अगर वो देखेंगे अरेस्ट करने लायक है तो अरेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। और इसके बाद मौका मुआयना करेंगे, अब नक्शा नज़ीर बनेगा, अगर कोई चोटायल है उसका इंजरी रिपोर्ट निकलवाएंगे डॉक्टर के यहाँ से और चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेज देंगे। फिर वही 190 का प्रोविजन कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी, मजिस्ट्रेट साहब लेंगे। अब इनका शुरुआत कहाँ से होगी? 251 क्या है? 251 अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया जाए। यही अंतर है। क्या अंतर है? समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में यही अंतर है कि वारंट ट्रायल में अभियुक्त को खिलाफ नहीं नकलें सब में दी जाएगी, चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और समन ट्रायल में
चार्ज फ्रेम किया जाना आवश्यक नहीं। एक चीज बेटा फिर ध्यान देना, ये नहीं लिखा है कि समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा, आवश्यक नहीं। क्योंकि 259 में क्या लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो उस समन ट्रायल को वारंट ट्रायल के रूप में ट्रायल कर सकते हैं। इसका मतलब है ही में फ्रेम चार्ज, ही में नॉट। जनरली अगर आप देखेंगे 279 आईपीसी एक्सीडेंट रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, सजा 6 महीने। उससे किसी को इंजरी पहुंच गई उस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, सेक्शन 337 आईपीसी, सजा 6 महीने 500 रुपए। 6 महीने। अब अगर उससे विक्टिम के साइकिलियो टूट गई, धारा 427 आईपीसी, सजा 2 साल तक। कहने का मतलब ये भी समन ट्रायल केस के दायरे में आ गए। लेकिन आप कोई मुकदमा उठा के देखोगे कोर्ट में तो सब में चार्ज फ्रेम किया रहता है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट की इच्छा पे निर्भर है कि वो समन ट्रायल को वारंट ट्रायल के रूप में कंसिडर कर उसका ट्रायल करे, लेकिन इसका उल्टा नहीं कर सकता। अर्थात अगर वो वारंट केस का ट्रायल कर रहा है तो समन केस जैसा ट्रायल नहीं कर सकता। अब 251 पे आ गए, बैकग्राउंड तो बहुत हो गई। 251 में है बेटा अभियोग का सारांश। अब इसमें अगर ये घटना 20 जनवरी 2024 की है, शाम को 7 बजे ये कठौता चौराहा पे लात घूसों से मारे, तो उसमें यही लिखा, इतना ही लिखे हो जाएगा कि ये बयान मुलजिम, नाम, पिता का नाम, थाना फाना लिख के फिर प्रश्न नंबर 1, क्या आपने दिनांक 20 जनवरी 2024 को समय 7 बजे सायं स्थान कठौता चौराहा के बगल में पेट्रोल टंकी के सामने फला आदमी को, राम नरेश को लात घूसों से मारकर स्वेच्छाया उपाधि कारित की और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी, क्वेश्चन मार्क, ये बता दिया। और नीचे उत्तर लिख के जगह छोड़ दिया जाता है। दूसरे प्रश्न पे आपके खिलाफ मुकदमा क्यों चला, उत्तर के लिए जगह छोड़ दिया। तीसरे प्रश्न पे क्या कुछ और कहना है। अब जाहिर शुदा बात है कि पहले प्रश्न के जवाब में मुलजिम यही कहेगा, नहीं साहब हमने नहीं मारा और नहीं गालियां दी। आपका मुकदमा क्यों चला, साहब गलत चला। नंबर 3, क्या कुछ और कहना है। हाँ साहब, ये जो जिनको मुकदमा क्यों दिखाए हैं, एक बार ये लड़की छेड़ने में गिरफ्तार भरे साहब, वहां हम गवाह हैं, ये वही रंजिश मां हमें फंसाई दे है। नीचे ले जाएगा सुनकर तस्दीक क्या हस्ताक्षर। ये बयान मुलजिम है, क्योंकि 251 की रिक्वायरमेंट है कि मुलजिम को अपराध के बारे में सूचना दी जाए। और यही बेटा अगर वो होता चार्ज फ्रेम तो कहता मैं मजिस्ट्रेट फला आप फला के खिलाफ निम्न आरोप से आरोपित करता हूं कि दिनांक 20 जनवरी 2024 को सायंकाल 7 बजे स्थान ये कठौता चौराहा पर आपने फला को लात घूसों से स्वेच्छा मारकर उपाधि कारित की, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत अपराध है, जो मेरे प्रसंग ज्ञान में है।
अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 251, समझ गए। 251 के अंतर्गत मुलजिम को बताने में ऑफेंस के बारे में और चार्ज फ्रेम करने में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब आ जाओ 252। 252 क्या कह रहा है? अब अगर उसने गिल्टी कर लेता इसकी सजा हो जाएगी। ये तो प्रोविजन वहां भी था, वो उसी में था कि अगर कोई मतलब चार्ज बना उस चार्ज को उसने मान लिया, हाँ साहब गलती हो गई, तो भी कन्विक्ट हो जाएगा। 253 एक अलग किस्म की धारा यहाँ पे आई। वो क्या क्या कहा गया? पेटी ऑफेंसेज की बात कह रहा है, छोटे छोटे मामलों में अगर मुलजिम नहीं भी है तो उसका वो जो वकील साहब है ना, वो जो जुर्माना होगा जुर्माने की रकम वो भर देगा और मुझे मुकदमा खत्म हो जाएगा। 206 धारा है CRPC 206 और उसे भी यह कहा गया है कि ये स्पेशल समन्स है, पेटी ऑफेंस है, उसका यहाँ से तालमेल यानी कि 206 CRPC। अब ये धारा है 253 CRPC। अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना 252 में वो इकबाल करता है, ना 253 में बजरिए वकील इकबाल करता है, अब चलेगा ट्रायल। और ट्रायल कैसे चलेगा? अब पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन कराया जाएगा। वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या प्रोसिक्यूशन साइड के वकील हैं, वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन चीफ कराएंगे, डिफेंस वाले उसका जीरा करेंगे, और जब ये हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो गए तो मुलजिमों का बयान अंतर्गत धारा 313 CRPC होगा। उनसे पूछा जाएगा कि जो गवाह बयान दिए क्यों दे रहे हैं। एक बार तब पूछा गया जब उनको बताया गया था, फिर पूछा जा रहा कि अब तो बेटा इतनी गवाही आ गई, अब क्या कहें, जो भी कहना होगा कहे। अगर फिर से पूछा है क्या तुम भी साक्ष्य दोगे? हाँ साहब देंगे, तो उसकी भी गवाही इसी धारा में हो जाएगी डिफेंस की। और डिफेंस की गवाही जब हो जाएगी इसी में बहस भी हो जाएगी। यानी 254 में 3 काम होंगे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 313 CRPC का बयान और डिफेंस का एविडेंस और आर्गुमेंट, 4 काम होंगे। और तब 255 में जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट या तो एक्विटल का होगा और या तो कन्विक्शन का होगा। 256 इस बारे में है कि अगर क्या है 256, अगर कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट मर गया है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो मुकदमा खत्म हो सकता है। 257 जो है वो क्या कह रहा है? विड्रॉल। देखो बेटा, अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट किसी भी समय जब तक कि जजमेंट सुनाया न गया हो अपने केस को विड्रॉ करता है। और 258 क्या है? किसी भी स्तर पे कार्रवाई रोक सकता है। और एक धारा जो अंतिम बचे 259 वो कह रही है कि मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो बजाय समन ट्रायल के प्रोसेस को अपनाने के वारंट ट्रायल के प्रोसीजर को अपना लें। तो ये जो ट्रायल का समन ट्रायल, उसमें बस इतना ही जानना जरूरी है और कोई अन्य चीज जानने की आवश्यकता बेटा नहीं।